प्रिय मित्रों, आज जो मैं आपको घटना बताऊंगा वह भी अपने समय की सन 2011 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मशहूर घटना है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया आयाम काबिज किया। यह घटना 2G स्कैम से संबंधित है। मैं नहीं सोचता कि भारतवर्ष में कोई ऐसा है जिसने 2G स्कैम का नाम नहीं सुना। उसी से संबंधित यह घटना दक्षिण भारत के चेन्नई नगर से है। वहाँ पे एक सादिक बच्चा करके एक छोटे मोटे लीडर जिसे कह सकते हैं वह थे, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन ये सादिक जो चेन्नई के मिस्टर ए राजा थे, जो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर भी थे, यूनियन मिनिस्टर थे, और उसी वक्त 2G का बंटवारा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर गवर्नमेंट कर रही थी। हालांकि यह 1999 को ए राजा टेलीकम्युनिकेशन के यूनियन मिनिस्टर बने थे, पर यह घटना 2011 में जाकर के हुई। यह उनके इस पीरियड का कल्मिनेशन था। उन सब 2G की जितनी भी उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, यह उसका ही एक रिजल्ट था। ऐसे बहुत से रिजल्ट रहे होंगे, पर यह रिजल्ट एक बहुत ही भयभीत करने वाला था। वो एक ही ये खास भक्त थे, मित्र थे, दोस्त थे, एडवाइजर थे ए राजा के सादिक बच्चा, और प्राय उनके सारे काम यही संभाला करते थे। और ए राजा बहुत पुराने राजनीति के खिलाड़ी थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और बहुत से दूसरे पदों पर वो कार्यरत रहे थे। और इसकी ये पॉलिटिक्स और राजनीति के वो काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे। ए राजा के टाइम में ही, जब ये टेलीकम्युनिकेशन के 1999 में मिनिस्टर बने, तो सादिक बच्चा ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था ग्रीन हाउस प्रमोटर्स प्रोवाइडेड लिमिटेड। इस नाम से एक कंपनी शुरू की और इसमें मात्र इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का। लेकिन बहुत जल्द ही, यानी कि 2004 में ही, यह कंपनी 6
6 मिलियन रुपीस की मालिक बन गई। इतने कम समय में इतने अधिक रुपए कमा लेना एक कंपनी का, यह एक आश्चर्य का विषय था। बहुत लोगों को ये शक हुआ कि शायद ये कंड्यूट है, एक रास्ता है 2G से गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को वाइट करने का। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज़ें दिखा करके इसको वाइट करने का एक तरीका है, और ये कंपनी सादिक बच्चा के नाम पे है। इसी बात को लेकर के जब 2G का खुलासा हुआ और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चली, तो सीबीआई ने इसको लेकर के सादिक बच्चा के ऊपर भी रेड डालने का और इंक्वायरी करने का मन बनाया। सादिक बच्चा कोई इस तरह का तेज तरार पॉलिटिशियन नहीं था, वह तो सिंपल ए राजा का एक असिस्टेंट मात्र था। उनको सीबीआई ने बुधवार के लिए 16 मार्च बुधवार के लिए उसको कहा कि हम आपसे मिलेंगे और आपका इंट्रोगेशन होगा। वह इस इंट्रोगेशन से घबरा गए और वेडनेसडे को, बुधवार को ही, उसी 16 मार्च 2011 को ही सीबीआई के आने से पहले उन्होंने फांसी लगा करके, गले में फंदा डाल के, रस्सी डाल के और लटक करके आत्महत्या कर ली। साथ में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। यह सुसाइड नोट थोड़ा विस्तृत था, लेकिन विशेष बात यह थी कि इस सुसाइड नोट में उसने किसी को भी दोष नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं ए राजा को मुसीबत में डाल रहा हूँ। इसके लिए उसने अपना बहुत दुख जताया कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया। उसने अपने परिवार और दूसरे नज़दीक के जितने भी लोग थे उन सब से अपने सुसाइड करने से होने वाली असुविधाओं के लिए माफ़ी भी मांगी थी। और इस तरह से ये सब तय करके उसने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया, अपने आप को हैंग कर लिया। हैंगिंग करने के बाद में पुलिस आई, इंक्वेस्ट हुई, और इंक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद में उनका पोस्टमार्टम वही सरकारी डॉक्टर के पास में करवाया गया। पोस्टमार्टम लिखने वाले डॉक्टर का नाम वी डकाल था। कुछ समय के लिए उस पोस्टमार्टम में जो उस वक्त के डायरेक्टर प्रोफेसर थे फॉरेंसिक मेडिसिन के, श्री बी शांता कुमार, वह भी करीब 30 मिनट तक वहाँ रुके और उन्होंने पोस्टमार्टम किस तरह से करना है उनको गाइड किया। उसके अलावा वी डकार और उनके साथ एक और साथी जिनका नाम पी शांता कुमार था, वो वहाँ पे पोस्टमार्टम उन्होंने कंप्लीट किया। पोस्टमार्टम में उनको सिर्फ एक ही फाइंडिंग बड़ी विचित्र लगी, जो लिगेचर बार के साथ थी।
आदमी गले में पहले फंदा बांधता है या फंदे को किसी और चीज़ से, पंखे से या जिस चीज़ से लटकना है वहाँ पे बांधता है, फिर अपने गले में बांधता है, कोई नीचे चीज़ रख करके उससे फिसलता है, या कोई भी बहुत से तरीके हैं जिससे वो फंदा डालता है। यूजुअली फंदे के साथ में जो निशान गले में आता है कंप्रेशन ऑफ नेक से और प्रेशर ऑफ फंदे के प्रेशर से, क्योंकि स्किन बॉडी के वेट के नीचे मैसरेट हो जाती है, तो उसमें डिन्यूडेशन ऑफ स्किन, हेमरेजेस, पेटिकल हेमरेजेस, ड्राइनेस वगैरह जो हैं, और मार्जिन्स पे हेमरेजिक निशान वगैरह होना एक स्वाभाविक बात होती है, जिनको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मीन्स टिश्यू के एग्जामिनेशन पर डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इस केस में भी हुआ। हिस्टोपैथोलॉजी करवाई गई जो कंसिस्टेंट थी हैंगिंग के साथ में, लेकिन बाएं मैंडिबुलर के नीचे, मैंडिबुलर यानी कि जबड़े का जो नीचे का हिस्सा होता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे एक उनको कंट्यूजन टाइप का एक निशान जो रक्त के निशान जैसा लगता था, वह उनको मैंडिबल से लेकर हाइड के रीजन तक लिगेचर के ऊपर लेफ्ट साइड में दिखाई दिया। इसको वो समझ में नहीं पाए, क्योंकि यह बहुत रेयर फिनोमेना होता है। जो गले की जो नसें हैं, जैसे वेन्स है, कैरोटिड वेन है, कैरोटिड आर्टरी है, और दूसरी नसें हैं, उनके दब जाने से और बंद हो जाने से, पीछे ब्लड का एक प्रेशर क्रिएट हो जाने से, कभी कभी उस रीजन में ब्लड थोड़ा ब्लड वेसल से बाहर सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, इतना कॉमन नहीं है, पर कभी कभार है, हो जाता है। यहाँ तक कि वह गर्दन के अंदर भी काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो सकता है, जिसको हम प्रिंसलू एंड गॉर्डन आर्टिफैक्ट कहते हैं। आर्टिफैक्ट इसलिए कहा जाता है कि ये असलियत फाइंडिंग नहीं होती, यह एक आर्टिफैक्ट है, ये एक हैंगिंग के स्ट्रेंगुलेशन के प्रेशर का नेक पर एक साइड इफेक्ट है। वह मिसइंटरप्रेट हो जाने से इसमें काफ़ी दुविधा पुलिस को और मीडिया को काफ़ी कुछ मटेरियल मिल रहा था केस को उलझाने के लिए। उसी बीच एक और घटना हो जाती है। डॉक्टर वी डकाल जो हैं वो अपने पद से रिजाइन दे देते हैं। इसको भी मीडिया में काफ़ी हाईलाइट किया गया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साहब मैं तो 2 हफ्ते पहले, यानी कि मार्च 16 वेडनेसडे 2011 से 2 हफ्ते पहले ही मैं रिजाइन दे चुका था, क्योंकि मैं नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे फादर डीएमके में थे और वो एमएलए थे और अब भी एमएलए हैं। मैं उनकी राह पे जाना चाहता हूँ और वो भी यही चाहते हैं कि वह उनकी सीट से इलेक्शन लड़े और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। यह भी डिकॉल का कारण था, लेकिन जैसे मीडिया की आदत होती है वो थोड़ा इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। जब मामला काफ़ी उलझ गया तो मेरे से संपर्क किया गया और मुझे वहाँ पे अशोक कुमार, जो उस वक्त सीबीआई के इंचार्ज थे, अशोक कुमार आईपीएस, उन्होंने फ़ोन किया और मुझे तुरंत वहाँ आने के लिए पत्र भी प्रेषित किया और उन्होंने कहा कि आप तुरंत जल्दी यहाँ पे आ जाएं, इस तरह से मीडिया के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
मैं तुरंत ही वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे डॉक्टर शांता कुमार डेकॉल, पी शांता कुमार, दूसरे डॉक्टर जो थे उनको भी, और जो और संबंधित डॉक्टर और व्यक्ति थे, उन सब से पहले मैंने मिल कर के सारे मामले को समझा और किसमें कहाँ पे क्या दिक्कत है इस बात को समझा। उन लोगों को प्रिंस लू एंड आई गॉर्डन के आर्टिफैक्ट का कोई ध्यान नहीं था। और भी कई लिगेचर की बातें जो मेरे नॉलेज में आई थी, मेरे एक्सपीरियंस में आई थी, उन सब से मैंने उनको अवगत कराया और हमने बड़ी डिटेल में हर चीज़ को एनालिसिस करके, और इस बात पे हम सब लोग एक मत हुए कि यह डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग है। यह मत बन जाने के बाद में इस समस्या का 90% समाधान हो गया। लेकिन फिर वो कंफ्यूजन की बात रही जिसका हमने लिटरेचर प्रोवाइड करके प्रिंस लू एंड आई गॉर्डन का, क्योंकि नेक के अंदर भी उनको कुछ उस तरह के फाइंडिंग्स मिली थी, वो सब एक्सप्लेन करके बताया। और भी कई कारण बताए कि इस तरह के एडिशनल एब्रेजन्स या कंफ्यूजन्स कैसे हो सकते हैं हैंगिंग के केस में, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बार हैंगिंग के केस में डेथ से पहले कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं। ये कन्वल्जन्स नेक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हैंड्स को, लिम्स को, बॉडी के किसी पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उस कन्वल्जन्स के टाइम में एडिशनल इंजरीज इधर उधर हो सकती है जिनको हमें रिकंसाइल पोस्टमार्टम पे करना होता है। और उसकी कई बार तो काफ़ी मसल्स वगैरह में भी उससे कन्वल्जन से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। सो वो एस्फिक्शियल कन्वल्जन्स होते हैं जो डेथ से पहले के कुछ लोगों में, जिनको जो हैंगिंग करते हैं उनको हो सकता है। यह सब बातें तय होने के बाद में इस मामले को सब ने अपने उसमें समझा। उनका सुसाइड नोट भी बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि किसी को उन्होंने उसमें दोष नहीं ठहराया था, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं की गई, खड़ी की गई थी। इस केस की जांच उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से चलती रही और फाइनली 2017 में इस केस का फैसला आया और जितने भी लोगों पे एलिगेशंस लगे थे उनको सीबीआई ने दोषी नहीं माना। 2G के जिनके ऊपर केसेस चले थे, लेकिन सादिक जा चुके